हाय देयर, यू आर वाचिंग इट्स नॉट फेक। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से सोमवार से शुक्रवार मैं लाती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरें, खबरों के पीछे का विश्लेषण, उसके पीछे का सच। तो चलिए शुरुआत करते हैं इट्स नॉट फेक की आज की 5 बड़ी हेडलाइन से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, राजधानी में बाहर वालों के इलाज के मुद्दे पर झगड़ने का वक्त नहीं, एलजी का आदेश मानेंगे। राजस्थान में सख्ती, दूसरे राज्यों से बिना इजाजत आवाजाही पर 7 दिनों तक पाबंदी। अनलॉक के 10 दिनों में कोरोना के 2500 से ज्यादा मामले आने के बाद ये फैसला। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वायरल ऑडियो पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने कहा, मोदी जी आपने लोकतंत्र की हत्या की है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पेरेंट्स, परीक्षा में स्टे की मांग। सीबीएसई के बचे हुए बोर्ड एग्जाम्स 1 से 15 जुलाई तक होने हैं आयोजित। और भारत की चीन के सामने शर्त, लद्दाख से हटाए सैनिकों का जमावड़ा। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से। और ये खबर आ रही है फिर से एक बार दिल्ली के कोरोना अपडेट को लेकर। दिल्ली में आपने देखा कि कल जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे, उन्होंने इस बात का बिल्कुल ऐलान किया पब्लिकली कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख कोरोना संक्रमितों की संख्या हो जाएगी, जिसको लेकर 80,000 बेड्स चाहिए होंगे। इसी संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये ऐलान किया था कि जो दिल्ली वासी हैं उनके लिए, जो दिल्ली के अस्पताल है वहाँ पर उनके लिए बेड्स को रिजर्व किया जाएगा। लेकिन उस फैसले को लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने उसको अपटर्न कर दिया, यानी कि ओवर रूल कर दिया दिल्ली के सरकार के उस फैसले को। लेकिन उसको लेकर कल देखा कि कल जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद तेवर नजरें बदलते हुए नजर आए और आज अरविंद केजरीवाल का एक तरीके से यू टर्न हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अनिल बैजल की बातें मानेंगे। अब इस बात को लेकर ये यू टर्न क्यों देखा गया है, क्योंकि शायद अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ गए हैं कि जो दिल्ली की स्थिति है वो बहुत ही भयानक है और अगर इस समय हम राजनीति खेलेंगे तो हो सकता है कि पॉलिटिकल डैमेज उनके लिए बहुत बड़ा होगा। अब कल मनीष सिसोदिया ने इस बात को कहा था कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो मीटिंग थी, जिसमें अनिल बैजल को कोई आइडिया नहीं था कि कितनी बेड्स दिल्ली में चाहिए, कितने संक्रमितों की संख्या आएगी आने वाले 1 महीने में, तो आज उसकी एवज में अनिल बैजल ने भी अपनी तरफ से एक कदम आगे कर चल लिया है। उन्होंने एक एक्सपर्ट पैनल बैठाया है और वो एक्सपर्ट पैनल ही इस बात की पुष्टि करेगा कि कितने बेड्स दिल्ली में लोगों को चाहिए। डैशबोर्ड का किसी तरीके से प्रोविजन हो जिसमें कि लोगों के बेड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पता चले। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में देखी जा रही थी वो थोड़ी सी थमती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे जो बड़ी चुनौती है वो ये है कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना की संक्रमितों की जो संख्या का जो सामने जो फिगर आया है कि 5.5 लाख केसेस हो सकते हैं 31 जुलाई तक, तो उससे जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल बैठकर एक जॉइंट स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगी, तब तक दिल्ली की जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है और लोग इससे कैसे बचेंगे इसके पास किसी का आइडिया नहीं है। लेकिन फिलहाल राजनीति थोड़ी सी थमती हुई दिख रही है। लेकिन जो पैटर्न देखा गया है एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में, हमेशा किसी न किसी बात को लेकर राजनीति होती रहती है। तो अब कोरोना के चलते भी राजनीति शुरू हो गई है। तो एक वन अपमैनशिप का जो गेम एलजी वर्सेस केजरीवाल गवर्नमेंट को देखने को मिल रहा है, तो वो फिलहाल थोड़ा सा थमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दिल्ली के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, बेड्स कैसे लोगों को मुहैया कराई जाएगी। 5.5 लाख की अगर संख्या है कोरोना संक्रमितों की 31 जुलाई तक, तो वो एक बड़ी स्थिति है और उससे क्या रणनीति दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार बनाएंगे, इस पर निगाहें टिकी होंगी। आपका इस पर क्या फीडबैक है, जरूर बताइएगा। अब दूसरी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। आज अनलॉक फेज 1 के अनाउंसमेंट के बाद आज राजस्थान ने फिर से एक फैसला लिया है कि वो अपने बॉर्डर्स को सील कर देगा, क्योंकि कोरोना संक्रमितों की संख्या वहां पर जिस तरीके से बढ़ रही है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया है कि बॉर्डर्स को सील किया जाएगा। जो भी इसेंशियल सर्विसेज में है उनको तभी आने जाने दिया जाएगा अगर उनके पास एनओसीज होते हैं, अगर उनके पास ई पासेस होते हैं। अगर हम राजस्थान की कोरोना संक्रमितों की संख्या का आपको बताएं तो पिछले 24 घंटों में 123 नए कोविड के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर जो टोटल संख्या है वो 11,300 हो चुकी है और 256 मौतें रजिस्टर की गई हैं पिछले 24 घंटे में। तो ये एक बड़ा ऐलान है और ये एक ऐसे स्थिति में जबकि अनलॉक फेज 1 शुरू हो गया है, इकोनॉमी को
खोलने की बातें कही जा रही हैं, रेस्टोरेंट्स मॉल्स को खोलने की बातें कही जा रही हैं। तो राजस्थान पहला राज्य है जिसने कि ये कह दिया है कि अब उसके बॉर्डर्स को फिर से सील कर दिया जाएगा। लेकिन उड़ती उड़ती खबरें ये आ रही हैं कि हरियाणा जैसे राज्य ने भी ये सोचा है, क्योंकि कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने ये कहा है कि शायद उनके बॉर्डर्स भी सील कर दिए जाएंगे, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है। लेकिन आपको जो टोटल कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो मैं अगर आपको बताऊं, भारत का जो टैली है वो 2,76,583 केसेस हैं। मरने वालों की संख्या 7,745 है। 5 मिलियन टेस्ट हम अभी तक कर चुके हैं और भारत इस समय 5वें नंबर पर है। यानी कि भारत के आगे जो विश्व के कोरोना संक्रमित देशों में जिनका नाम है वो है अमेरिका, ब्राज़ील, रशिया और यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड का नाम आ रहा है। तो ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राज्य अपने बॉर्डर्स को सील कर देंगे और अगर अर्थव्यवस्था राज्यों के अंदर चलती रहेगी, तो क्या हम लॉकडाउन फेज 1 की जो एक स्ट्रिंजेंट स्थिति देखी गई थी, क्या हम उसकी तरफ वापस लौट रहे हैं आज? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर राज्य सरकारें अपने बॉर्डर्स को सील कर रही हैं, केंद्र सरकार आज भी इस बात से क्यों दूर हट रही है कि कोरोना संक्रमण इस समय स्टेज 3 में है, यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। ऐसा एक नहीं बल्कि कई एक्सपर्ट्स ने इस बात को कहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार को ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोकती है इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए, इस बात को एडमिट करने के लिए कि देश में स्टेज 3 ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। और अगर शुरू हो गया है तो इसको लेकर क्या रणनीति है? सरकार अभी बिल्कुल डिनायल मोड में है, वो इस बात को मानना ही नहीं चाहती कि स्टेज 3 का ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। तो रणनीति तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में सरकार कैसे निपटेगी कोरोना संक्रमितों की संख्या से? अभी ना वैक्सीन दूर दूर तक नजर आ रहा है, रिसर्चेस एक नहीं कई रिसर्चेस इस समय हो रही हैं विश्व के कितने सारे देशों में, कौन सी रिसर्च को सही माने। तो ऐसे में सब राम भरोसे जिंदगी जी रहे हैं। कोरोना का इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन और आपका ही जो विजडम है वही काम आएगा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी रणनीति आपके लिए मददगार साबित नहीं हो रही। लेकिन बड़ा सवाल एक बार चलते चलते फिर से मैं वही पूछूंगी कि आज सरकार के सामने ऐसी कौन सी विवशता है कि सरकार आज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है? इस पर आपका क्या सोचना है? आपके फीडबैक का मुझे जरूर इंतजार रहेगा। अब तीसरी खबर आपको मध्य प्रदेश की ओर लेकर चलते हैं, जहां पर वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है। उस ऑडियो क्लिप में ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने एक पार्टी वर्कर्स को संबोधित करते हुए कहा है कि कमलनाथ की सरकार नहीं गिर सकती थी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावत की मदद नहीं मिलती। बिल्कुल डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट है शिवराज सिंह चौहान का इस ऑडियो क्लिप में, जिसमें उन्होंने कहा है कि मार्च में जो कमलनाथ की सरकार गिराई गई थी वो सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावत की मदद से। और उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि आप ही लोग बताइए, क्या मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ अगर तुलसी सिलावत और ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी मदद नहीं करते? तो एक एक्नॉलेजमेंट है और इस बात का प्रमाण बिल्कुल साफ फिर से एक बार झलकता है कि बीजेपी का जो एक पैटर्न रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं बीजेपी उन्हें गिराने की कोशिश करती है। तो आज इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि ठीक से अभी इस समय 100% नहीं हो सकती है, लेकिन तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे ये ऑडियो क्लिप वायरल है। सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स इसके बारे में लिख रही हैं। लेकिन आज सवाल वही है कि बीजेपी ऐसा क्यों करती है? कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को बीजेपी क्यों गिराने की कोशिश करती है? क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है? आप बीजेपी कितना विश्वास रखती है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में? अगर आज लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में बीजेपी का विश्वास नहीं है तो क्या गलत है? तो पैटर्न है हमारे पास मणिपुर, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जहां हर जगह बीजेपी ने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को गिराया है और आज शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का एक्नॉलेजमेंट खुद ही कर लिया है। लेकिन अब बात सवाल ये उठता है कि ये ऑडियो क्लिप एक ऐसे समय में वायरल हुई है जहां पर चुनाव आयोग अभी जो 22 सीटें जो वेकेंट थी वहां पे बाई इलेक्शंस होने हैं, उसके उन चुनाव की डेट्स का ऐलान इलेक्शन कमीशन करने वाला है। तो लोगों के बीच में जो प्रजातंत्र है उसके बीच में एक नैरेटिव बनता है और उसमें जो बीजेपी की छवि है वो दागदार होती है। बीजेपी की जो केंद्रीय लीडरशिप है उसकी छवि दागदार होती है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सवाल खड़े होते हैं और शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि वो अपने पार्टी के संबोधन में इस बात का एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात को माना है कि कमलनाथ की सरकार बीजेपी ने ही गिराई है। तो इस पर आपका क्या सोचना है जरूर फीडबैक दीजिएगा, लेकिन सवाल वही
वही है कि बीजेपी ऐसा क्यों करती है। क्या बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती? आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। अगली खबर आज हमारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका को लेकर है। आपको ध्यान होगा कि 18 मई को एक ऐलान किया था, एक नोटिफिकेशन जारी किया था सीबीएसई ने, और ये कहा था कि जो 10वीं और 12वीं के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं जो पूरे नहीं हो पाए थे, वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगे। तो आज पेरेंट्स ने, यानी कि अभिभावकों ने, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, उन्होंने आज एक प्ली फाइल की और उसमें ये कहा गया कि जो सीबीएसई का ये नोटिफिकेशन है उसे खारिज किया जाए, उसे क्वॉश किया जाए, क्योंकि पेरेंट्स का ये मानना है कि जुलाई में जब ये एग्ज़ाम्स होंगे तो उस समय कोरोना संक्रमण का, यानी कि इन्फेक्शन का पीक पीरियड होगा। जिस तरह से जो फिगर्स आ रहे हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बात को कहा है कि 31 जुलाई तक जो कोरोना की जो संक्रमितों की संख्या है वो 5.5 लाख हो जाएगी। तो पेरेंट्स को डर है कि बच्चे इसमें एक्सपोज होंगे इन्फेक्शन के लिए। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका के थ्रू गुहार लगाई और कहा कि जो बच्चों का जो अप्रेजल है, यानी कि जो उनके एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं, इसके पहले जो उन्होंने एग्जाम्स दिए हैं उसके बेसिस पर, जो प्रैक्टिकल्स में उन्होंने किया है, और इसके पहले जो उनको मार्क्स मिले हैं उसके बेसिस पे उन्हें प्रमोट कर देना चाहिए। तो ये जो याचिका है ये आज दायर की गई और इस प्ली में साफ पेरेंट्स ने इस बात को कहा है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन को लेकर इतना डर है कि बच्चे उसमें एक्सपोज होंगे। अब आपको ये भी बता दें कि सीबीएसई ने जो इनके फॉरेन में स्कूल्स हैं, करीब जो संख्या हमारे सामने आ रही है कि सीबीएसई ने करीब 250 स्कूल्स ऐसे फॉरेन में हैं जहां पर सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को सीबीएसई ने कैंसिल किया है। तो आज सवाल ये उठता है कि अगर हम अब्रॉड में कैंसिल कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में सीबीएसई अपने स्कूल्स में अगर एग्ज़ाम कैंसिल कर सकता है, तो भारत में क्यों नहीं कर सकता? आज सवाल आखिर बच्चों की जान का है कि बच्चे एक्सपोज ना हो। बच्चे वल्नरेबल होते हैं और पेरेंट्स इस बात को लेकर ऑलरेडी बहुत चिंतित हैं कि कोरोना के संक्रमण के बीच बच्चों के स्कूल्स कैसे खुलेंगे, एग्ज़ाम्स कैसे होगा। तो आज सवाल ये है कि हम क्या बच्चों को अपने एक्सपोज कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट याचिका है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई अभी आज हुई है, अब इसकी हियरिंग अभी शुरू है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा कुछ खास अभी बोला नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट याचिका है। और आज इस बात का भी एक इंडिकेशन है कि जो पढ़ाई लिखाई है, जो ऑनलाइन एजुकेशन है और एग्जामिनेशन क्या होगा, कोविड के समय में एजुकेशन का जो सिस्टम है वो पूरा कैसे बदलेगा, आज ये जो याचिका है इस पूरे नैरेटिव को आज लाकर सेंटर पर खड़ा कर देता है कि अब जो आने वाला समय है उसमें एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए, क्या हम बच्चों को एक्सपोज करें, क्या बच्चों की जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो हम करें। आज तमाम ये सवाल कोर्ट के सामने खड़े हैं। आज सिर्फ एग्ज़ाम को खारिज करने का मामला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज कोर्ट को इस बात पर भी स्टैंड लेना होगा कि ऐसे भयानक कोविड इन्फेक्शन के टाइम में बच्चों को लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, बच्चे ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं। बच्चों को आप खेलने नहीं जाने दे सकते, बच्चों को आप कहीं बाहर एक्सपोज नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या आप एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को एक्सपोज करेंगे? ये सारे बड़े सवाल हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री, जो मानव संसाधन मंत्रालय है, उसको लेकर पूरी एक गाइडलाइंस तैयार कर रहा है, लेकिन उस गाइडलाइंस पे अभी कोई कंसेंसस नहीं बना है, क्योंकि एजुकेशन एक राज्य का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। अलग अलग राज्य सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, सब शामिल हैं, लेकिन किसी भी निर्णय को लेकर कोई फाइनलिटी नहीं आई है। लेकिन फिलहाल जहाँ तक सीबीएसई एग्जाम्स का सवाल है, तो पेरेंट्स का ये मानना है कि बच्चों को ऐसे भयानक इन्फेक्शन के बीच में एक्सपोज नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक सीबीएसई का एग्जाम्स का सवाल है, तो जो 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम्स 1 से 15 जुलाई के बीच में होने चाहिए थे, तो उस एग्ज़ाम को रद्द कर देना चाहिए और सीबीएसई का जो 18 मई का नोटिफिकेशन था उसे कैंसिल करके बच्चों को उनका जो पिछला परफॉर्मेंस है उसको लेकर उन्हें प्रमोट कर देना चाहिए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, बड़ी तस्वीर हमारे सामने क्या निकल कर आती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होगी। लेकिन फिलहाल बच्चों का जो भविष्य है, कोविड-19 ने उसे अधर में ज़रूर लटका दिया है। इस पर आपका क्या सोचना है? आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार है। हमारी आखिरी खबर इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ को लेकर है, और ये स्टैंड ऑफ जो कि ईस्टर्न लद्दाख में 5 मई से चल रहा है। अब खबरें ये आ रही हैं, सोर्सेज के हवाले से ये पता चला है कि जो इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स थे, जो आपस में जिनकी भिड़ंत चल रही थी, वो ट्रूप्स अब डिसएंगेज करना उन्होंने शुरू कर दिया है। यानी कि जो इनकर्जन था वो पीछे हटना शुरू कर दिया है। दोनों साइड पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चाइनीज़ सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स दोनों ने डिसएंगेज करना शुरू कर दिया है, यानी कि पीछे जाना शुरू कर दिया है। जो खबरें आ रही हैं, ये जो डिसएंगेजमेंट है वो
गलवान वैली में PP-15 और हॉट स्प्रिंग एरिया जो ईस्टर्न लद्दाख का है वहाँ से खबरें आ रही हैं कि ये जो ट्रूप्स हैं इन्होंने पीछे हटना शुरू किया है। अब ये पीछे हटने का जो सिलसिला है कब शुरू हुआ है? जो मिलिट्री लेवल और जो कमांडर लेवल पे जो बातचीत चल रही है, आपको ध्यान होगा कि राजनाथ सिंह ने इस बात को कहा था कि हमारा जो मैकेनिज्म है कंस्ट्रक्टिव डायलॉग का और बातचीत का, वो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम अपनाएंगे, हम अडॉप्ट करेंगे और बातचीत के सिलसिले से ही स्टैंड ऑफ को हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बातचीत का सिलसिला है ये उसी की चलते डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स यानी कि ट्रूप्स के जो पीछे हटने का सिलसिला है वो सामने आया है। अब ये कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक जहाँ तक चाइनीज सोल्जर्स अंदर चले गए थे उन्होंने अब पीछे हटना शुरू किया है। लेकिन ये बातचीत अभी ख़त्म नहीं हुई है और ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हुई है ये बातचीत, क्योंकि चाइनीज़ ट्रूप्स अभी कितना पीछे हटेंगी, भारत की क्या शर्तें हैं, ये सारी चीज़ों पे अभी बातचीत होनी बाकी है। आपको ध्यान होगा जो 2017 में डोकलाम का जो स्टैंड ऑफ था वो डोकलाम का स्टैंड ऑफ 73 डेज चला था, यानी कि 73 दिन चला था, जिसके बाद चाइनीज़ सोल्जर्स ने विड्रॉ किया था। तो अब ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है जो इस बार का जो ईस्टर्न लद्दाख का जो स्टैंड ऑफ है वो काफ़ी लंबा चल सकता है, क्योंकि भारत को कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि भारत का रीज़न ये है कि जो दौलत बेग ओल्डी जो वहाँ की जो रोड बन रही है उस रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कंस्ट्रक्शन भारत को ख़त्म करना है और उसी कंस्ट्रक्शन जो रोड कंस्ट्रक्शन से ही चाइना को प्रॉब्लम हो रही थी। तो भारत को कोई जल्दी नहीं है। भारत कह रहा है कि वो जितना लंबा चाहेगा उतना लंबा इस स्टैंड ऑफ को खींच सकता है, लेकिन हाँ बातचीत का जो सिलसिला है वो ज़रूर जारी रहेगा। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं जैसे कि नेपाल है, नेपाल का जो मैप इशू है जिसमें कि लीगल स्टेटस नेपाल के मैप को दिया गया है जिसमें भारत की जो 3 टेरिटरीज है वो शामिल है, तो उसको लेकर चाइना के डोमिनेंस की का जो एक नैरेटिव है वो सामने ज़रूर नज़र आता है। लेकिन अब ये स्टैंड ऑफ कितना दिन चलेगा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई जल्दी नहीं है भारत को, तो ये जो स्टैंड ऑफ है ये काफ़ी दिन चल सकता है। इसकी टाइमलाइन हमारे सामने नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। रिट्रैक्ट करना दोनों आर्मीज़ ने शुरू कर दिया है, लेकिन कितना रिट्रैक्ट किया है, कहाँ से रिट्रैक्ट किया है और ये जो बातचीत का सिलसिला है ये कब जाकर ख़त्म होगा, इसको लेकर अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा एक पॉजिटिव रे ऑफ होप ज़रूर सामने नज़र आता है। लेकिन चाइना है, आप कभी विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि चाइना ये जाना जाता है कि कहता कुछ है करता कुछ है। तो ऐसे में भारत उस पर कितना प्रेशर बना के रख सकता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। मेरी तरफ से इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। मेरा ट्विटर हैंडल @neelu317 उस पर ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। आपकी स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी है जो फ्लैश कर रहा है, उस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इट्स नॉट फेक में इतना ही। कल आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।